पातु सरस्वती भगवती। जानी शेष जाड्या पहार। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा। आद्यां जगत् व्यापिनी। वीणा पुस्तक धारिणीम् अभयदाम्। जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधिति। पद्मासने संस्थिता। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती। बुद्धिप्रदां शारदाम्। बुद्धिप्रदां शारदाम्। धन्यवाद बहन आस्था व बहन आकांक्षा। अब मैं डॉक्टर अरुण अग्रवाल, प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस विभाग के रामानुजन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से निवेदन करती हूँ कि वह आईटी मीडिया समूह परिचय शुरू करें। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, सुप्रभात। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र दिल्ली प्रांत आईटी मीडिया समूह का संक्षिप्त परिचय। मैं अरुण अग्रवाल, प्राध्यापक रामानुजन कॉलेज, प्रस्तुत करता हूँ। समूह का गठन, आईटी मीडिया समूह का गठन इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के 6 समूहों में से एक, जो कि वर्तमान में 4 समूह हैं, के रूप में हुआ था, जिसका सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण एवं प्रभावशाली रहा। केंद्र की स्थापना के कुछ वर्षों के बाद इस समूह के गठन की आवश्यकता पड़ी और 2 कार्यकर्ताओं से शुरू हुआ यह समूह आज 18 लोगों का विशाल, सुदृढ़ एवं जीवंत समूह बन गया है। समूह की रचना कुछ इस प्रकार है। समूह प्रमुखतः 2 भागों में विभाजित है, जहां पहले सह प्रमुख की जिम्मेदारी है आईटी रिलेटेड कार्यों को की देखरेख और उसकी संरचना पे कार्य करना, एंड द्वितीय सह प्रमुख की जिम्मेदारी है मीडिया रिलेटेड कार्य और उनसे रिलेटेड सभी चीज़ों का ध्यान रखना। आईटी रिलेटेड कार्यों में प्रमुखतः वेबसाइट डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, डिजिटल लाइब्रेरी टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, जर्नल टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, मंथली न्यूज़लेटर टेक्निकल कोऑर्डिनेटर एवं इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर। एंड मीडिया रिलेटेड कार्यों में प्रमुखतः प्रिंट मीडिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉग पेज डेवलपमेंट मेंटेनेंस कोऑर्डिनेटर, यूट्यूब चैनल कोऑर्डिनेटर, ट्विटर हैंडल कोऑर्डिनेटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट कोऑर्डिनेटर एंड लिंक्डइन अकाउंट कोऑर्डिनेटर। प्रमुखतः समूह कुछ इस तरीके से रचना में बांटा गया है। समूह द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करते हैं। समूह द्वारा इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र को वर्ष 2018 में दक्षिण भारत के अक्षय कृषि परिवार की ओर से अंग्रेजी लेखों का हिंदी ट्रांसलेशन करने का कार्य मिला, जिसे आईटी एवं मीडिया समूह द्वारा संपन्न किया गया, जिसका आगे चलकर एक पुस्तक के रूप में भी संकलन किया गया। वर्ष 2018 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सर संचालक श्री मोहन भागवत जी के 3 दिन की व्याख्यानमाला के अवसर पर लगे सभी बैनर और पोस्टर के डिजाइन का कार्य भी इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के आईटी एवं मीडिया समूह के द्वारा किया गया। उनकी कुछ प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। वर्ष 2018 में ही केंद्र की आईटी मीडिया समूह द्वारा केंद्र की आधिकारिक वेब पोर्टल IP अध्ययन केंद्र .org का निर्माण किया गया, उसका डोमेन रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग कराया गया।
आप इस वेब पोर्टल पर जाकर इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के बारे में सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिसमें केंद्र के द्वारा किए गए सभी कार्यक्रमों एंड गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध है। वेबसाइट की कुछ इमेजेस इस प्रकार हैं। वर्ष 2018-19 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की उपस्थिति को धार देने के लिए आईटी एवं मीडिया समूह द्वारा यूट्यूब चैनल पर कंटेंट डेवलपमेंट पर सक्रिय रूप से कार्य किया गया। आप केंद्र द्वारा आयोजित आज तक के सभी कार्यक्रमों को यहाँ जाकर देख सुन सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी केंद्र की गतिविधियों को जानकारी पहुंचाने का कार्य इस समूह द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता रहा है। वर्ष 2020 में इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने इंद्रप्रस्थ शोध संदर्श नामक पीयर रिव्यूड जर्नल को लॉन्च किया, जिसके वेबसाइट के निर्माण एंड मेंटेनेंस से लेके जर्नल के प्रत्येक वॉल्यूम की ई पुस्तक के डिजाइन फॉर्मेटिंग का कार्य आईटी मीडिया समूह द्वारा स्वतः ही किया जाता है। इस जर्नल द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिकाओं को डिजिटल विजिबिलिटी प्रदान करने के लिए ऑर्सिड आईडी, गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, एकेडमिया ईडीयू जैसे ओपन रिपोजिटरी में इन लेखों को प्रकाशित करने का कार्य भी यह समूह भली भांति देख रहा है। समूह द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कुछ इस प्रकार है। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो, समाज और राष्ट्र के लिए आईटी मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए नए कार्यकर्ताओं का निर्माण हो सके। इस हेतु इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के आईटी मीडिया द्वारा वेब डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित निःशुल्क फ्री वर्कशॉप का राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से कुल 385 लोग जुड़े, जिनमें से कई लोग आज भी समूह में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। तभी से लेके अभी तक कुल 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन सफलतापूर्वक कर चुके हैं, जिसमें प्रमुखतः है वेबसाइट डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग 20 अप्रैल 2020 से 26 अप्रैल 2020, वेबसाइट डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग जुलाई दिसंबर 2020, वेबसाइट डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग फरवरी अगस्त 2021 एवं 6 मंथ्स मोबाइल इंटर्नशिप दिसंबर 21 से मई 2022 के बीच सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। 3 मंथ्स ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट जिसका आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये अभी आज से शुरू होकर फरवरी 2023 तक चलेगा। समूह द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में आयोजित सभी कार्यक्रमों में तकनीकी सहायता प्रदान करता आया है। प्रमुख रूप से 2 वर्षों में भारत मंथन नामक वार्षिक संगोष्ठी एवं केंद्र की वार्षिक कार्यशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक तौर पर आईटी मीडिया समूह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी क्रम में आगे समूह द्वारा आयोजित आईटी रूल्स 2021 2021 ये शनिवार हुआ, जिसमें हमें माननीय अजय कुमार जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और मुख्य प्रवक्ता के रूप में एडवोकेट अश्विनी दुबे जी, जहां अध्यक्षता डॉक्टर कमलेश रघुवंशी की हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। समूह द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो अभी है, दैट इज प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट, कुछ इस प्रकार है। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण अग्रवाल जी। अब मैं आईटी मीडिया समूह के प्रमुख श्री मनोज जी से आग्रह करती हूँ कि वे आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के वक्ता और जिनका हमें सानिध्य प्राप्त होने वाला है, उनका तथा अन्य वरिष्ठ बंधुओं का परिचय कराएं। श्री मनोज जी। जी नमस्कार सभी को। मैं आपके सामने आज के वक्ता श्री पंकज सिंह जी का परिचय रख रहा हूँ। श्री पंकज सिंह जी ने एनआईटी भोपाल से एमटेक की डिग्री प्राप्त की है। वर्तमान में आप अमेज़न कंपनी में सीनियर बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। साथ में आप स्विस स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट जनरल स्टडी मैनेजमेंट जिनेवा
स्विट्जरलैंड से स्पॉन्सर्ड पीएचडी भी कर रहे हैं। आपका इंडस्ट्री में 10 वर्षों का अनुभव है। मुख्यतः आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, जिसमें से प्रमुख हैं टीसीएस, डीलर सॉकेट। आपका इन इन्फो एक्स्ट्रा नाम से टेक वेंचर भी है, उसमें आप टेक्निकल हेड की पोजीशन पे हैं। आपने केंद्र के साथ मिलके कई सारे इंटर्नशिप जो प्रोग्राम हुए हैं, उसमें जो सर्टिफिकेट हमने वितरण किए हैं, उन सब सर्टिफिकेट का वितरण आपके माध्यम के थ्रू हुआ है। वर्तमान में जो हम इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, 3 मंथ इंटर्नशिप ऑन प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट, इसके भी सर्टिफिकेट का जो वितरण होगा वो आपके माध्यम से ही होगा। परिचय की सूची में जो आज हमें जिनका सानिध्य मिलने वाला है, आप हैं प्रोफेसर राकेश पांडे जी। आप किरणमल कॉलेज के फिजिक्स विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। पूर्व में आप एनडीटीएफ नेशनल टीचर डेमोक्रेटिक फ्रंट में आप अध्यक्ष के रूप में भी आपने कार्य किया है। इनपुट अध्ययन केंद्र में आप प्राण टोली के सदस्य हैं। आपका स्वागत है। परिचय की सूची में हमारे बीच में अजय भाई साहब, माननीय अजय भाई साहब इस समय किसी मीटिंग में व्यस्त हैं। मैं उनका आपके बीच में परिचय रख रहा हूँ। आप सन 1988 में दिल्ली से आपकी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात राष्ट्रीय विचारों का प्रतिपादन करने के लिए आपने प्रचारक जीवन की शुरुआत की। आप दिल्ली के अनेक विभागों में विभाग प्रचारक रहे। हिमाचल प्रदेश में आपने राष्ट्रीय सेवा का कार्य किया। साथ ही दिल्ली में आपने प्रांत के सेवा प्रमुख का दायित्व भी निर्वहन किया है। वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र के बौद्धिक शिक्षक प्रमुख के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र को भी सदैव आपके मार्गदर्शन एवं सानिध्य प्राप्त होता रहता है। आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। परिचय की सूची में हमारे बीच में इस समय विनोद भाई साहब हमारे उपस्थित नहीं है, वो भी किसी बैठक में व्यस्त है, तो उनका परिचय इस प्रकार है। विनोद भाई साहब हमारे केंद्र के प्रमुख हैं। आप भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय में राजपत्र अधिकारी हैं। आपने संघ में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य पे आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। परिचय की सूची में हमारे बीच ललित प्रसाद भाई साहब हैं। आप आरएसएस में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पूर्व प्रचारक रहे हैं। वर्तमान में आप केंद्र में समूह समन्वय का कार्य देख रहे हैं। हमारे बीच में श्रीमान मनीष जी हैं। श्रीमान मनीष जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस विभाग में प्राध्यापक का कार्य देख रहे हैं। वर्तमान में आप इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में श्रेणी समन्वयक भी हैं। आप पूर्व में इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के आईटी और मीडिया समूह के प्रमुख का दायित्व का निर्वहन किया है आपने। आप सभी का स्वागत है। परिचय की सूची काफी लंबी है। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। अब मैं आप सभी से श्रीमान पंकज जी से निवेदन करती हूँ कि वह अपना आवेदन प्रारंभ करें। पंकज जी भाई साहब अनम्यूट करिए। नमस्कार आप लोगों को। सबसे पहले मेरा धन्यवाद इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र और मेरी शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ। आज का जो विषय है यानी जो टॉपिक है आज का प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट, मुझे लगता नहीं कि ये जो टॉपिक है आज के दिन किसी को ना पता हो, क्योंकि जाने और अनजाने मतलब चाहे और अनचाहे दोनों
दोनों के साथ आप कहीं ना कहीं वेबसाइट या फिर नो मीन्स किसी न किसी इंटरनेट माध्यम से किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े ही रहते हैं। तो मतलब अगर आप चाहें और ना चाहें इससे आप दूर नहीं भाग सकते आज के दिन। सो मैं अब क्या करता हूँ कि अपना स्क्रीन शेयर करके छोटी सी एक प्रेजेंटेशन को वॉक थ्रू करवाता हूँ आप लोगों को। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। उम्मीद है आप लोग को प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। सो जी भाई साहब। इस प्लेटफॉर्म यानी व्हाट आई विल डू इज बेसिकली नो आई विल यूज दिस प्लेटफॉर्म टू टेल यू दैट in case you are into professional website development, you don't learn it, और आप उसे उस तरह से ना समझें कि सिर्फ एक सिंपल सी वेबसाइट बनाएंगे, आप उसे फ्यूचर के हिसाब से देखिए। सो नो भविष्य में वेबसाइट किस तरह की होंगी, इस तरह से अपनी मतलब बोलते हैं ना आप इनसाइट्स यानी अंतर चक्षुओं को खोलें। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर नो मीन्स टॉपिक को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। Basically, internet started around 1960s and 1970s as a project with no in US Department of Defense. So उस समय एक ARPANET नाम का इंटरनेट स्ट्रक्चर बना था, और around 1990s it became no commercial and public usage. So prior to this it was there, but it was not that widespread, यानी उतना प्रभावी रूप से नहीं था, सब लोगों के लिए या आम जनता के लिए नहीं था। मगर 1990 के बाद वो नो काफी फेमस होने लग गया। जो ये शब्द है स्पेसिफिकली इंटरनेट, वो काफी प्रोमिनेंट था। So during that time, no, there was a bubble known as .com bubble or the World Wide Web bubble. So and which was led usually by Yahoo. So I don't know, means during that time, if people were no means around 1990s students as well as no now we'll means people like me during that time who were born and no raised during that time, we were actually very much excited using Yahoo and other websites, right? And it was very no means illuminating for us specifically. So ये पर्टिकुलर जो टाइम था 1990 से लेकर के 2000 का, और भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2010 तक का टाइम, यानी 4G के आने से पहले का टाइम। सो वो मेजरली इंटरनेट को एस्टैब्लिश कर रहा था, और जैसे जैसे मोबाइल डिवाइसेस हाथ में आने लगे लोगों के, और ये इंटरनेट और प्रभावी रूप से इस्तेमाल होने लगा। नेक्स्ट जो एक टर्म है जिसे आपे समझना पड़ेगा वो है वर्ल्ड वाइड वेब, राइट? सो वो बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब ये है कि आपस में कनेक्ट हुए बहुत सारे कंप्यूटर्स, और उन पे जो रिसोर्सेस होस्ट हैं, यानी उनमें जो भी सामग्री है, जैसे आप कोई वेबसाइट देखते हैं google.com पे आपने कोई सर्च किया, या आप फेसबुक देख रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर सर्वर यानी एक बहुत बड़ा मतलब बहुत पावरफुल कंप्यूटर इन दिस केस, राइट? और बहुत सारे कंप्यूटर्स वैसे उनमें जो रिसोर्सेस रखे हैं उसको आप एक्सेस करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत नो लेमन टर्म्स में बताऊँ आप लोगों को, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जानते भी होंगे सारी चीजें, मगर still no I like to use this opportunity to tell you how it all came in picture, right? So whenever you access it, right, you actually communicate with a computer, and that computer will give you the information about it. So आपने एक रिक्वेस्ट भेजा, उसका एक रिस्पॉन्स आया, दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। और यही जो माध्यम है, ये वर्ल्ड वाइड वेब को मतलब सुचारू रूप से रखता है। ये www जो टर्म है, ये टिम बी ली जी ने 1989 में कॉइन किया था सर्न में, CERN जो है, और 1991 में ये पब्लिक हो गया। सो उसके बाद से जब भी आप यूज करते हैं, आप www.google.com लिखिए, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है बेसिकली उसी से है। जितने भी इंफॉर्मेशन आप वेब से लेते हैं, वो सारे इंटरनेट के माध्यम से HTTP रिक्वेस्ट के रूप में ही जाते हैं, ठीक है? और 2-3 तरह के और रिक्वेस्ट हैं, लेकिन वो आज के विषय का का भाग नहीं है, इसलिए आई विल ट्राई टू नो एक्सक्लूड दोस फ्रॉम आवर डिस्कशन। सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट।
This is now the most interesting fact, right? We always interact with websites. हम हमेशा ही किसी ना किसी माध्यम से वेबसाइट को देख ही रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल पे अगर किसी ऐप को यूज करते हैं, अंडरनीथ यानी जो उसके अंदर क्या है असल में, वो एक डोमेन नेम को हिट करता है. उसके हिसाब से उसके कंटेंट किसी सर्वर से आपके पास ऐप के अंदर भी दिखते हैं. फॉर आप फेसबुक यूज कीजिए, ट्विटर यूज कीजिए, या कोई भी वेबसाइट यूज कीजिए, राइट? तो ये सारी चीजें वेब नो मीन्स. उसके अलावा अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट जो आजकल हम बहुत ज्यादा देखते हैं, रेलवेज हो गए, है ना, nic.in जो इनका डोमेन है, जितने भी गवर्नमेंट के होस्टेड वेबसाइट हैं उसमें आते हैं. डॉट एजुकेशन है, ये सारे जो हैं डोमेन्स कहलाते हैं. जब आपके डोमेन के अंदर स्पेसिफिकली .com, .net, .edu और .org, ये सारे आपके डोमेन लेवल के नोटिफिकेशंस हैं. इसके अलावा जो थोड़े से नीचे लेवल क्रम में आते हैं, उसमें कंट्री कोड लेवल पे आता है, जिसमें आप .in, .uk या किसी और कंट्री लेवल पे जाते हैं उस हिसाब से. एग्जाम्पल लेंगे अगर याहू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही आई थी. ई कॉमर्स के हिसाब से बात करें तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट आप यूज करते हैं सारे लोग, फेसबुक सोशल मीडिया के हिसाब से सोचिएगा अगर, अ, और ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया. तो ये सारे जो कंटेंट्स हैं, ये सारे एक वेबसाइट ही हैं. और इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो भी एक नॉर्मल डेवलपमेंट साइकिल ही है. जैसे आज के दिन एक छोटी वेबसाइट बने या बड़ी वेबसाइट बने, हो सकता है उसको बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, लेकिन जो फ्रेमवर्क बैकबोन होता है वो एक ही टाइप का होता है, जैसे हम अगले स्लाइड में देखेंगे. तो जब वर्ल्ड वाइड वेब इवोल्यूशन हो रहा था 1990 से लेके आज के समय तक, यानी 2020-22 तक, सो उस समय एक वेब 1.0 का टर्म आया था, जिसमें आप सिर्फ एक ऐसी वेबसाइट देख सकते थे जो आपको सिर्फ कंटेंट दिखा सकता है. उसमें कोई इंटरैक्शन, चैटिंग, ये सब की सुविधाएं नहीं होती थी. तो वो पर्टिकुलर जो टाइम था, वो वेबसाइट्स के लिए या www डॉट यानी वर्ल्ड वाइड वेब के लिए 1.0 का टाइम कहा जाता है. 2004 के बाद इंटरैक्टिवनेस आई, जहां हम सोशल मीडिया देखते थे. याहू की चैटिंग आई, ऑर्कुट आया, फेसबुक आए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन लोगों ने, इन इन सारी वेबसाइट्स ने सोशल डायनामिक्स लाया उसमें, और काफी इंटरैक्टिव कर दिया. लोग आपस में वीडियो कॉल कर सकते थे, चैटिंग कर सकते हैं, इमेजेस शेयर कर सकते हैं, और रियल टाइम जैसे जैसे बिग डेटा का टाइम आता गया, उस समय प्रोसेसिंग पावर बढ़ती गई. फ्यूचर जनरेशन के प्रोसेसर्स आए, हार्ड डिस्क सस्ते होने लगे, क्लाउड कंप्यूटिंग आया. उसके बाद से वेब 2.0 को ज्यादा एक बेसिकली एक ऐसी स्पीड मिली, या ऐसा एक नो मीन्स ट्रैक्शन मिला, जिसके वजह से वो वाइड स्प्रेड, ग्लोबली वाइड स्प्रेड हो गया. आज के दिन गांव गांव में लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो लोड कर रहे हैं, रियल टाइम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं. अभी जो हम आप कर पा रहे हैं, यानी सब जो लाइव कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं, या फिर गूगल मीट यूज कर रहे हैं, वो भी इसी के माध्यम से हो पा रहा है, क्योंकि कंप्यूटिंग बहुत फास्ट हो गई है, नेटवर्क बहुत फास्ट हो गए, उनके बीच में लेटेंसी नहीं है. कुछ साल पहले एक टर्म आया जिसे वेब 3.0 कहते थे, जिसमें हम वेब को एक डेटाबेस के रूप में, वेबसाइट्स को एक डेटाबेस के रूप में देखते हैं. ये अभी भी एक कंसेप्चुअल लेवल पे है और प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं आया है. और फ्यूचर में जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट इस प्रोग्राम के थ्रू सीखेंगे, तो आपके लिए एक अच्छा टाइम होगा इसको समझने के लिए. प्रोफेशनल वेबसाइट्स के बारे में बात करें तो आज के दिन सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा है. आप ई कॉमर्स वेबसाइट देख सकते हैं. जैसे आप जो भी चीज़, अगर आप वेबसाइट के थ्रू कुछ खरीदारी कर रहे हैं, तो वो ई कॉमर्स, यानी अगर कोई खरीद बेच की लेन देन का काम कर रहा है उसके थ्रू. इवन जो आपके पोर्टल होते हैं जिसमें आप नो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर बेसिकली नो जहाँ पर संविधाएं रखी जाती हैं, तो वो सारी जो हैं कॉमर्स की श्रेणी में आ जाता है. कुछ वेबसाइट जो है इंफॉर्मेटिव हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल विकिपीडिया हो गई, या कोई लर्निंग एंड डेवलपमेंट की हो गई. लेकिन लर्निंग एंड डेवलपमेंट में भी कुछ कमर्शियल होते हैं, जिनमें आप मतलब कंटेंट को परचेज करते हैं जाके. तो वो थोड़ा सा ई कॉमर्स के श्रेणी में रखना चाहिए. इंफॉर्मेटिव में हो गई जो फ्रीली अवेलेबल हैं, आपको इंफॉर्मेशन दे रही हैं. तीसरा जो होता है बिजनेस फ्रंट एंड, जो भी अगर आप कोई अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट्स बनाते हैं स्पेसिफिकली प्रमोट करने के लिए, और ज्यादातर आजकल देखेंगे जैसे किसी ने अपना ट्रैवल एंड टूरिज्म मतलब ना बिजनेस खोला है, या किसी ने अभी एक नया मार्ट खोल दिया है, या आजकल तो सारी चीजें लिस्टेड हो रही हैं कहीं पे, या और बहुत सारे ऐसी भी चीजें हैं जहां पर आप
सुलेखा.com ये सब देखेंगे तो वहाँ पर भी सब प्रमोट कर रहे होते हैं, अपने को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो बिजनेस फ्रंट एंड वेबसाइट हो जाती है। ये टेक्निकल टर्म्स जो है ये मैंने खुद से दिए हैं आज के हिसाब से। अगर आप सर्च करेंगे तो हो सकता है दूसरी श्रेणी में भी बांटे गए हैं उनको, सब मीन्स ना, या तो बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन करके रखा हो या फिर कलेक्टिव रख दिया हो। सोशल मीडिया की बात करें, जहां आप सोशल मीडिया से मतलब होता है कि जहां आप विचारों का आदान प्रदान कर सकें दूसरे लोगों से जो कि दूर से जुड़े हैं। आई एम नॉट श्योर, बेसिकली देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ पेन फ्रेंड्स। जब जब मोबाइल या टेलीकॉलिंग बहुत सस्ती नहीं थी and mobile was not in picture, during that time people used to befriend or friend foreign no, means, uh, people of foreign countries via a mode of letter writing which was known as a pen friend. So वो पेन फ्रेंड तो अब नहीं रह गया, अब सोशल मीडिया पे आपको बोलते हैं कि हमारे फ्रेंड लिस्ट और कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड होते जाते हैं एंड वी हैव मोर कनेक्शन। लिंक्डइन आ गया है जो आपके प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाने में काम करता है। इवन अब जॉब ढूंढना भी आसान है नौकरी.com, monster.com की वजह से, ये सारी चीजें। तो अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट के थ्रू लोगों ने काफी अपने बिजनेस को बढ़ाया है और लोगों की जिंदगी जो है उसको भी काफी सहूलियत में बनाया है, मतलब काफी आसान कर दी है। ठीक है। सो अगर आप ध्यान से सोचें तो पूरी प्रोफेशनल वेबसाइट जो है वो चंद चीजों पर ही निर्धारित होती है। एक जो कंपोनेंट होता है, थोड़ा सा हम टेक्निकल पे आ रहे हैं यहाँ पर, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है जिसे कोडिंग कहते हैं आप, है ना। आजकल तो आप वन क्लिक वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जहां आप GoDaddy जैसे प्लेटफॉर्म आए हैं जहां पर आप डायरेक्टली जाएं और अपना टेम्पलेट से वेबसाइट बना ले, तो आपको शायद ये सारी चीजों का पता ना चले। मगर फ्यूचर के हिसाब से अगर आप सोचें, जहां आप वाकई अपनी एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो बहुत अच्छी हो, बहुत डायनामिक हो और बहुत यूजर फ्रेंडली लगे और लुक एंड फील वाइज भी बहुत अच्छी रहे, तो उस समय आपको जाना पड़ेगा कि एक जो कि आप इस कोर्स में सीखेंगे भी, कि वेबसाइट का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है एक HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पे रहता है, जिसमें आप कंटेंट और इमेजेस रखते हैं। जावास्क्रिप्ट नाम का एक कंपोनेंट होता है उसमें, और कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है जो कि आपकी वेबसाइट को सुंदर बनाती है या प्रभावशाली बनाती है। ये सबसे सिंपलेस्ट वेबसाइट का एग्जाम्पल है। और जो कि आप फेसबुक ये सब में देखते हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत हैवी है, बिलियंस ऑफ यूजर यानी अरबों लोग उसको इंटरेक्ट करते हैं, उसके कंपोनेंट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो काफी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे होते हैं, काफी प्रभावशाली ढंग से सारे कोड लिखे गए होते हैं उसमें, एक पूरी टीम बैठी होती है ताकि सिक्योरिटी ये सब देख सके, उनसे रिलेटेड किसी यूजर को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इफ यू नो, अगर किसी दिन भी एक दिन भी गूगल डाउन हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए उसका, या व्हाट्सएप का डाउन हो जाए, तो वो एक न्यूज बन के आता है अगले दिन। तो इन सब वेबसाइट्स जो स्पेसिफिकली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये सारे जो हैं, या अमेजन हो गई या फिर फ्लिपकार्ट, इनके जो इनका डाउन होना एक न्यूज है अपने आप में। यानी ये इतने तरीके से लोग, इतने सारे लोग इसे एक साथ यूज कर रहे होते हैं, तो अगर एक मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो पूरी दुनिया लगभग ठप हो जाती है इसकी वजह से, ऐसा माना जाता है। या IRCTC को देखिए, अगर आप देखें कि वेबसाइट बंद है तो फिर वो भी एक न्यूज में आ जाए। अभी हाल फिलहाल में एम्स का न्यूज आया था जहां पर वेबसाइट हैक हो गई थी, उसका डेटा हैक हो गया था। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो सिक्योरिटी भी वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट का एक पार्ट है, कि आप कितनी सिक्योर बना सकते हैं अपने स्ट्रक्चर को, ताकि कोई दूसरा हैकर जो है जो उसको मिसयूज करना चाहता है वो कर ना पाए ऐसे। तो वेबसाइट्स जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं जिनको वाकई प्रभावशाली ढंग से बनाया जाए, वो बहुत सारे कंटेंट से बनती हैं, जिसमें आपका कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी CDN, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसे CMS कहते हैं। HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS तो रहेगा ही। वेब सर्विसेज रहते हैं जो कि माइक्रो सर्विसेज के रूप में भी आ सकती हैं। डेटाबेस सर्वर रहता है, कैशिंग रहता है। आज के ज़माने में आपको अपना सर्वर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लाउड की बेस्ड सर्विसेज या GoDaddy जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर के भी उनसे सर्वर आप किराए पे ले सकते हैं। तो पहले के जैसा कि आपको अपना खुद का एक सर्वर रखना पड़ेगा, एक IP एड्रेस स्टैटिक लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ें नहीं है। आज के दिन जो आपको सबसे ज़रूरत पड़ेगी, वो ये है कि एक डोमेन नेम हमेशा रखना चाहिए, जो कि आपका यूनिक हो, और उसके लिए आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है या 3 साल में रिन्यू करना पड़ता है, जैसा कि आपने प्लान यूज़ किया हो। और इस पर्टिकुलर कोर्स में आप शायद यही सब सीखने वाले हैं। आपके जो प्रोफेसर्स होंगे, गाइड्स होंगे, वो आपको यही सिखाएंगे। फ्यूचर, अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर जो है वेबसाइट डेवलपमेंट का, वो कुछ अलग होगा। आज के दिन जैसा देख रहे हैं वैसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल,
जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ या जो मैं देखता हूँ आज के दिन, उसके हिसाब से आपके फ्यूचर जो होंगे यूजर के बेस पर वो वेबसाइट को ही मतलब लुक एंड फील चेंज करते रहेंगे, जो कि आपके ब्राउजिंग पैटर्न से आएगा उनके पास, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक पैटर्न होता है वो। और ये तो हो गया जब आपने उनको डेटा दिया हो। दूसरा जो हो सकता है कि आपसे इनपुट लेकर वो खुद से वेबसाइट की कंटेंट जनरेट कर दे, ऐसा भी फ्यूचर हो सकता है। तीसरा जो हो सकता है कि वो वेबसाइट जो आप नॉर्मल तरीके से ब्राउज करते हैं, जैसे आप सिस्टम के पास आ गए बैठे और अब आपने ब्राउज करना शुरू किया, लिंक क्लिक किए, सारी चीजें, वैसा ना होकर के ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी बेस भी हो सकता है, जिसमें आप एक्चुअली अपने एक एंड्रॉइड डिवाइस पे या फिर एक वर्चुअल रियलिटी वीआर हेडसेट के साथ देख रहे हो और वो वेबसाइट वैसे ही दिखे जैसा आप चाह रहे हो। उसके इसमें 3 डायमेंशनल पोर्ट्रे हो सके, जो कि कुछ हद तक अभी हो चुका है, लेकिन आम जनता के लिए वो आना बाकी है। तो ये फ्यूचर है, और आप जो कि ये कोर्स कर रहे हैं, आप लिमिटेड ना रहें अपने मीन्स डोमेन्स को और डायमेंशंस को एक्सप्लोर करें जितना हो सकता है। सो ये यही इनका मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट का फ्यूचर है। अब मैं अपना प्रेजेंटेशन रोकता हूँ और प्रश्न उत्तर के लिए रुकना चाहूंगा यहाँ पर। थैंक यू ऑल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। धन्यवाद श्रीमान पंकज जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, वेबसाइट डेवलपमेंट्स से रिलेटेड, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, नेटवर्क कंप्यूटिंग, डेटाबेस, हर चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है तो वे प्लीज़ पूछ सकते हैं। सर हमको डोमेन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा? सर आप म्यूट है। ये 2 टाइप के म्यूट है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, डोमेन जो होता है ये खरीदा जाता है एक्चुअली, और इसका रजिस्टर किया जाता है, जिसे फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम कहा जाता है। ठीक है, एफक्यूडीएन बोलते हैं। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपको सबसे पहले जो काम करना होता है, डोमेन परचेज किया जाता है। जहाँ तक मुझे मालूम है, जो कि आपके ट्रेनर्स आपको इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में सिखाएंगे, वो मुझे लगता है कि आपको एक सब डोमेन देंगे, जो कि एक डोमेन से मैप होगा। फ्यूचर में आपको अपना खुद का डोमेन जो होगा, आपके खुद का नाम बनाना पड़ेगा, उसको एज अ डोमेन रजिस्टर कराना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने डोमेन का नाम XYZ रखना चाहते हैं, तो xyz.com.edu.org के हिसाब से आपको उसे रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि एक रजिस्ट्रार के पास जाता है। इसकी एक पूरी डायरेक्टरी मेंटेन होती है, तो जब आप वैसे जाएंगे तो यही इस कोर्स में कवर भी होगा आपके लिए। Sir, we have to manage it by self, right? यू विल हैव टू, या जब आप प्रोफेशनली Okay. ओन करेंगे तो वो आपके मतलब देखिए, एक पीरियड के लिए ही आपको डोमेन अलॉटेड होता है, आपको उसको रिन्यू कराने पड़ता है। आप 10 साल के लिए भी करा सकते हैं, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, वैसा होता Okay, sir. Thank you. सर जैसे कि कोई हमें मतलब आप गाइड कर दीजिए जो मतलब इकोनॉमिकल भी हो और जिसमें हम प्रैक्टिस भी कर पाए हैंड्स ऑन। कोई ऐसा मतलब ये जो होते हैं ना वेबसाइट होस्टिंग कराने वाले जो सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो कोई जो मतलब इकोनॉमिकल भी हो और ठीक ठाक भी हो, जिसमें हम सीख पाए, कुछ फीचर्स भी अवेलेबल हो, ऐसा कुछ। थोड़ा सा मैं बीच में रुकूंगा। देखिए ऐसे है, पूरा जो सेशन है, ये जितने भी आपके क्वेरीज हैं जो आप पूछ रहे हैं कि आपको जो भी डोमेन चाहिए या कमर्शियली जो भी आपको वाइबल जो चीज़ें आपको करनी है अपने लिए, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो ट्रेनिंग के लिए अभी आपका जो है इस इवेंट के बाद जो है आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे, सारे क्वेरीज लिए जाएंगे। अभी केवल जो प्रश्न जो है वो सेशन से संबंधित है। जो हमारे जो स्पीकर आए हुए हैं उन्होंने कुछ विषय आप लोगों के बीच में रखा है, उससे संबंधित कोई अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप अपने प्रश्न उससे संबंधित पूछ सकते हैं। एक्चुअल क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी हमारी? मैम, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड वेरी सून। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ पूछना चाहूंगा। नमस्कार सबको, आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। हाँ सर, एक्चुअली मैं पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि आगे जाके जो वेबसाइट है ये डेटाबेस का भी काम करेंगी। नहीं, एक्चुअली जो वेब 3.0 है उसका कंसेप्ट है वेबसाइट एज वेबसाइट्स एज डेटाबेसेस, राइट।
सो बेसिकली ये जो कंसेप्ट आएगा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वेब 3.0 का जो है वेब एक सिमेंटिक्स के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। और अगर जो ट्रेनर्स होंगे इस केस में आपके इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के, अगर वो एक सेशन इस पे भी देंगे आपको तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन ये फ्यूचर है, कंसेप्चुअल है, अभी तक किसी ने ऐसा किया नहीं। इसमें ब्लॉकचेन का कंसेप्ट आएगा, लेजर के रूप में आएंगे सारी चीज़ें, और जो आज के दिन आप देख रहे हैं उससे ये काफी अलग होगा, लेकिन स्टिल ये कंसेप्चुअल फेज में है। आज तक इससे रिलेटेड कोई काम हुआ नहीं है, और हुआ भी है तो बहुत बिगनर लेवल पे हुआ है, ऐसा है। तो ये जो पूरा आएगा वो एक टाइप का सिमेंटिक्स के रूप में होगा, यानी एक ऑन्टोलॉजी होगी उसके रिलेटेड, और ये सारी चीजें होंगी उसमें। ओके, सिमेंटिक इन द सेंस मतलब जैसे आपने बताया, अभी तक तो हम जो वेबसाइट लेते हैं दैट इज जी। एन इंटरफेस टू एंटर अ पर्टिकुलर डेटाबेस, जहाँ से डेटा रिट्रीव करेगा। लेकिन आप सिमेंटिक, कैन यू एक्सप्लेन इट इन लेमन लैंग्वेज थोड़ा सा? अच्छा, आप इमेजिन कीजिए कि आपने अभी वेबसाइट लिख रहे हैं तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से लिख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब इसको पूरी तरह से तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जब आर्किटेक्चर बनता है तो लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप इमेजिन कीजिए कि आपका जो कंटेंट है वो डीबी से डायरेक्टली पुल आउट है, जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी कर रहे हैं। अब इसी को आप ऑन्टोलॉजी पेजेस को आप एक डीबी के अंदर रखते जाइए, सारी चीजें सर्च फैक्टर्स को रखते जाइए, डीबी के कंटेंट को रखते जाइए। उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो आपका जब आप वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो सिक्योर होगी और फास्ट भी होगी। उस केस में थोड़ा सा लेटेंसी के हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो आपका जो कंटेंट रहेगा वेबसाइट का दो तरीके से रख सकते हैं। या तो आप प्योरली इनकोडेड रख सकते हैं और यूजर के स्पेसिफिक वो डीकोड हो जाए, ठीक है। या फिर आप पूरा उसको एक सिमेंटिक्स के हिसाब से रखते हैं ताकि वो बिल्ड हो जाए रन टाइम पे, ऐसा रख सकते हैं। तीसरा जो वे हो सकता है सोचने के लिए, अभी तक तो ये किया नहीं गया है, कि सारा कंटेंट डेटाबेस में हो और आपकी वेबसाइट खुद एक डेटाबेस हो जाए। ओके, आई होप इस पे हमें बाकी आगे भी जानने को मिलेगा जैसा आप बता रहे हाँ, ये अभी एक बहुत नेसेंट फेज में है, और मेरे हिसाब से 2010 के समय जब वेब 2.0 के बारे में डिस्कशन चल रही थी तभी आया था। और फ्यूचर के हिसाब से आप देखेंगे तो 2025 उम्मीद उस समय शायद ये एक प्रोमिनेंट टर्म के रूप में यूज होगा, लेकिन आज के दिन बहुत रेयर केस है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिनका हमें आज सानिध्य प्राप्त हुआ है, ऐसे विद्वान प्रोफेसर राकेश पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह अपने आशीर्वचन स्वरूप हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद आरुषि जी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। धन्यवाद आरुषि जी। इस सत्र में जुड़े सारे जो प्रतिभागी हैं जिन्होंने ये वेबसाइट का कोर्स करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, मैं उन सब का यहाँ पे इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की तरफ से स्वागत भी करता हूँ। श्री पंकज जी ने जो आज अपना इस वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में फ्यूचरिस्टिक और जो अभी एग्जिस्टिंग है इसके बारे में एक ओवरव्यू दिया, बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि इनॉग्रेशन के तौर पे भी, और जो भी प्रतिभागी इस कोर्स को करने के लिए जुड़े हैं उन सब के लिए बहुत ही एक फ़ायदे की चीज़, एक शुरुआत जैसी होनी चाहिए थी वैसी हो रही है। मनीष जी जब से इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में और आईटी समूह में जुड़े हैं, उन्होंने कई तरह के ऐसे कोर्सेज चलाए हैं और जो बहुत अच्छी तरह से चले, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज भी हम देखें तो 60-70 के आसपास लोग जुड़े हैं और इस कोर्स को करने के लिए आए हैं हमारे पास अध्ययन केंद्र में। मनोज जी हैं जो अब इसको आईटी समूह को अब चला रहे हैं, और उन्होंने भी अच्छी तरह से मनीष जी के साथ मुझे लगता है कि शुरुआत की है, और आगे भी इस ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। मैं आप सब युवा जो यहाँ पे इस कोर्स को सीखने के लिए आए हैं, हम सबको पता है कि ये कोर्स अब कितना ज़रूरी सा हो गया है। लगता है जैसे कि सबको वेबसाइट सबका होना चाहिए
और इसलिए इसको डेवलप करना भी सबको आना चाहिए। आज से शायद 10 साल पहले, जैसे पंकज जी भी कह रहे थे, 10 साल 15 साल पहले ऐसी कोई ज़रूरत शायद नहीं महसूस होती थी, लेकिन अब ये लगता है कि हर व्यक्ति का शायद एक वेबसाइट होना चाहिए इसके बारे में, जिसमें उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। फिर कई सारे वेबसाइट्स के बारे में बताया उन्होंने। कई तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक में जिसमें ट्रांजैक्शंस किया जा सकता है, इसमें जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन रखी जा सकती है। तो ऐसे कई तरह के जो आप जैसा भी सोच सकते हैं उसको हम किस तरह से वेब पेज पे डालें और कैसे, तो आपने जो सोचा, आप जो सोच रहे हो उसको कैसे मूर्त रूप में आप इंटरनेट पे डाल पाओगे। इंटरनेट जैसा बताया पंकज जी ने भी कि इंटरनेट की जो शुरुआत हुई या इसकी जो रिसर्च शुरुआत हुई थी वो डिफेंस रिलेटेड रिसर्च था। वैसे तो वेस्ट सिविलाइजेशन में जो भी रिसर्च हुए हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस में हो, चाहे वो ऐसे टेक्नोलॉजी में हो, वो जनरली डिफेंस को ही लेकर के और वॉर को लेकर के ही शुरुआत हुई है। लेकिन वो शायद हमारी अपनी भारतीय परंपरा में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हमारी जो भी रिसर्च जो पौराणिक समय में हुआ है वो ऋषि मुनि जो भी करते रहे थे, उनका रिसर्च एक शांति के समय में किया गया रिसर्च था, और वो उसकी तभी जो अभी तक उसकी जो कहते हैं जिसको संदर्भ अभी तक भी चल रहा है। लेकिन अब जो ये वेस्टर्न सोसाइटी में जो डेवलपमेंट हो रहा है साइंस में, वो शुरुआत तो डिफेंस रिलेटेड और वॉर रिलेटेड भी ही हुआ था, लेकिन अब उसमें भी ठहराव सा आने लगा है मुझे लगता है। और वैसे अभी भी आप देखेंगे इंटरनेट पे भी कई सारी जो हैकर्स बताया, तो वहाँ भी एक उल्टी चीज़ें भी साथ साथ चलती रहती, क्योंकि कोई भी चीज़ जब बनती है तो जहाँ से शुरुआत हुई है, जैसा ओरिजिन जैसा रहा है और जिस तरह की डेवलपमेंट है उसका कोई ना कोई असर रहता है। तो आज का समाज जैसा है, उसमें भी ऐसी इंटरनेट की दोनों तरह की हम देखते हैं कि चलती रहती है डेवलपमेंट। एक तो वो जो कि सही ढंग से इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, और एक वो जो इसको गलत ढंग से भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। इसलिए हम सबको अवेयर होने की ज़रूरत है। हम सबको पता होना चाहिए कि वेबसाइट क्या चीज़ है, वेबसाइट कैसे डेवलप किया जाता है, वेबसाइट का कैसे गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, वेबसाइट का कैसे सही इस्तेमाल किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि उस दिशा में चलने के लिए ये एक बहुत अच्छा कोर्स साबित होगा हम सबको इसमें, जितनी भी, क्योंकि ये सीखने की चीज़ है और लर्निंग, जैसा बताया पंकज जी ने भी कि वेबसाइट जिस तरह से आज डेवलप हो रहा है, हो सकता है कि 10 साल बाद वो दूसरी ढंग से डेवलप होगा। तो हमको ये जानने की इच्छा, समझने की इच्छा और सीखने की इच्छा, इसको कभी ख़त्म हो ऐसा ना करने दें, और हम हमेशा अप टू डेट रहें। जो भी नई टेक्नोलॉजी, नई तरह की चीज़ें आती रहें, उनको हम अडॉप्ट करें और उस तरह से हम अपने आप को इस तरह से सीखते रहें, ताकि नई जितनी भी चीज़ें आएंगी उनको हम अडॉप्ट करके और फिर उसी ढंग की हम चीज़ें करते रहें। पंकज जी ने ये भी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगे चल करके बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने वाला है, और वेबसाइट की डेवलपमेंट भी अभी बहुत कुछ है जो कि वेबसाइट की डेवलपमेंट जो कि ऐसे साइट्स बने हुए हैं, ऐसे वर्डप्रेस करके एक मैंने सुना है कि कोई साइट है जो बहुत हेल्प करता है हम वेबसाइट को डेवलप करने की दिशा में। लेकिन और भी जब इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आएगा तो उसके थ्रू कई चीज़ें अपने आप ही वेबसाइट देख पाएंगी और हमको मदद करेंगी वेबसाइट को डेवलप करने में। तो उन बातों की तरफ भी हम अपना ध्यान रखें। जब भी हम पढ़ें, समझें, सीखें तो हम फ्यूचरिस्टिक रहें। हमको आगे जो भारत का जो भविष्य है उसको संवारने
और क्योंकि हम इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में जो भी हमारा विषय होता है उसमें एक जो ध्येय होता है वो हमको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारा ध्येय ये है कि भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करना, ये हमारा ध्येय है। और इसलिए अब ये आगे जो ज़माना आ रहा है, जो टाइम आ रहा है, वो कहीं न कहीं से इंफॉर्मेशन और नॉलेज यही जिसके पास होगा वही दुनिया पे अपनी प्रभुता रख पाएगा। और उसमें भारत अगर इस स्थिति में आता है तो वो पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी होगा, ये हम जानते हैं। इसलिए मैं हम सबसे, जितने भी प्रतिभागी यहाँ पे आए हैं, उन सबसे ये अनुरोध करूँगा तो एक तो वो कोर्स को सीरियसली करें, सीखें, समझें, फ्यूचरिस्टिक अपना एक मन बना करके रखें, आगे क्या चीज़ होने वाली है, क्या चीज़ हो सकती है, उस पर भी अपना रिसर्च करते रहें। सीखने की जो ललक है उसको कायम रखें, उसको अपने अंदर जगा के रखें। और इस पूरे ये जो हमारा कोर्स शुरू हुआ है, और कोर्स शायद 3 महीने तक चलेगा, तो उसका जितना भी मैक्सिमम उसकी जो इनपुट है वो हम अपने आप को ग्रहण करें और इसको एक सफलता के तौर पे हम देखें कि सफल तभी होगा जब हम समर्थ बन पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर राजेश जी। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं प्रोफेसर राधेश सूरी जी से अनुरोध करती हूँ। राधेश सूरी जी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी तथा मॉडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। He is currently working in the area of clinical science and physiology. He is a member of IT Media Samuh from very initial stage. Sir, please आप start करें। धन्यवाद आरुषि। सर्वप्रथम मैं जितने लोग इस प्रोग्राम के लिए जुड़े हैं उन सबका मैं अपने हृदय से शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। श्री पंकज सिंह जी ने बहुत अच्छा व्यवधान से समीक्षा की कि वेबसाइट और इंटरनेट प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ और फ्यूचर में कैसे होने वाला है, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण किया। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद के प्रार्थी हैं। और श्री डॉक्टर राकेश पांडे जी ने इस आज की बैठक के लिए जो उन्होंने अपना सानिध्य दिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद प्रकट करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। एंड ये आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स में तहे दिल से जुड़ेंगे और राष्ट्र के लिए और अध्ययन केंद्र के लिए नए आयाम की तरफ लेके जाएंगे। और हम सब लोग आपके साथ हैं, जब कभी भी आपको हमारा सहयोग की जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं, हमेशा आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओवर टू यू आरुषि। धन्यवाद राजेश जी। मैं कल्याण मंत्र के लिए IT मीडिया समूह से अनुराधा जी को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज अनुराधा जी, आप कल्याण मंत्र कराएं। जी, सभी अपनी कमर सीधी कर लीजिए और साथ साथ सभी अपने मन में बोलेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते सभी को।